हाँ तो भाई नमस्कार, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और आज हम पढ़ेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक राजस्थान में ऊर्जा यानी ऊर्जा संसाधन पढ़ने वाले हैं। और इस ऊर्जा संसाधन में जो प्रारंभिक भूमिका रहेगी उसमें क्या बताएंगे आपको। इसमें आपको दो शब्द ध्यान रखने, एक तो विद्युत ऊर्जा, क्या विद्युत ऊर्जा, एक विद्युत ऊर्जा और एक आपकी परमाणु ऊर्जा, क्या परमाणु ऊर्जा। अब आपको पता होना चाहिए कि विद्युत ऊर्जा जो है वो किसका विषय है, यानी विद्युत ऊर्जा समवर्ती सूची का विषय है या संघ सूची का विषय है। तो विद्युत ऊर्जा यहां पर समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची, ठीक है। और परमाणु ऊर्जा जो है दोस्तों ध्यान रखना, न्यूक्लियर पावर, ये जो है ये आपका संघ सूची का विषय है यानी सेंटर का विषय, ठीक है। इतनी बातें याद रखनी चाहिए। अब सिंपल से अगर बात करें तो आप ऊर्जा संसाधन पढ़ने वाले हैं, ऊर्जा संसाधन के टाइप्स आप पढ़ेंगे। तो ऊर्जा संसाधन के जो प्रकार हैं वो हम कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसमें हम दो कैटेगरी डिवाइड करेंगे। एक तो हम उत्पादन के आधार पर देखेंगे, एक हम देखेंगे संभावना के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि ऊर्जा संसाधन के प्रकार, यानी ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण, ठीक है, ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण। अब ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण जो है वो आप दो प्रकार से मान सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। सबसे पहला इसमें आता है दोस्तों क्या, उत्पादन के आधार पर। उत्पादन के आधार पर इस टॉपिक में जो है वो हम लेटेस्ट रिपोर्ट के आधार पर भी देखेंगे कि राजस्थान में जो है कितनी विद्युत ऊर्जा है, वो क्षमता है, सौर ऊर्जा कितनी है, पवन ऊर्जा कितनी है। तो उत्पादन के आधार पर। दूसरा हम बात करें तो इसमें आएगा आपका संभावना के आधार पर, संभावना के आधार पर, संभावना के आधार पर, ठीक बात है। चलो भी, इसमें दो प्रकार हो गए आपके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर एक, उत्पादन के आधार पर। उत्पादन के आधार पर ऊर्जा स्रोत, उत्पादन के आधार पर ऊर्जा स्रोत। क्लियर बात? ओके सर। अब इसमें दोस्तों ध्यान देना, दो प्रकार से हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। एक तो आपने कभी नाम सुना होगा परंपरागत, गुरुजी बहुत बार सुने हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है, लेकिन कभी याद को नहीं है। बहुत सिंपल है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और एक आपका आएगा गैर परंपरागत, क्या आएगा? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत, ठीक है। अब इसको समझना, सारा शब्दों का खेल है ना, रट्टा लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसमें देखो, परंपरागत का मतलब हो गया जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जो क्या है परंपरा से चले आ रहे हैं। इसका मतलब यह हो गया कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत में वे ऊर्जा स्रोत आएंगे जो क्या है पुरानी विधि है, जो क्या है पुरानी विधि पर बेस्ड है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, आप यूं समझ लो कि इसमें मतलब उत्पादन की जो प्रक्रिया है परंपरागत ऊर्जा स्रोत में वे ऊर्जा स्रोत शामिल करेंगे जिनमें क्या है उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो विकसित हो चुकी है, जितनी विकसित होनी थी हो चुकी है, अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक बात है, ओके सर। देखो इसका अर्थ अगर बात करें सिंपल भाषा में, तो सिंपल भाषा में अगर अर्थ की बात करें तो पुरानी विधि, कौन सी विधि? प्राचीन विधि, परंपरा, परंपरा शब्द होते हैं ना कि ये बात तो परंपरा से चली आ रही है, मतलब बहुत पुराने लंबे समय से क्या है हम इनका उपयोग कर रहे हैं। और इसमें ध्यान देना विद्यार्थियों, दूसरी अगर बात करूं तो उत्पादन की प्रक्रिया, उत्पादन की जो प्रक्रिया है, उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो क्या हो चुकी है? टन विकसित हो चुकी है, कोई गुंजाइश नहीं है। और अब इसमें उदाहरण के स्वरूप पर कौन कौन से आएंगे, तो सबसे पहले ध्यान देना, आपसे प्रश्न आपसे यही पूछेगा, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है। जैसे मतलब उदाहरण आपको परंपरागत के पूछेगा, उदाहरण आपको गैर परंपरागत के पूछेगा। जैसे मान लीजिए प्रश्न की फॉर्मेट क्या होगी, प्रश्न आपसे पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है या फिर है। तो ध्यान देना यहां पर, जैसे तो जैसे में अगर बात करें तो परंपरागत में आप याद कीजिए जल विद्युत, क्या याद कीजिए? जल विद्युत, जल विद्युत। पानी से जो लाइट बनती है, विद्युत बनती है, वो परंपरा में आती है दोस्तों, जल विद्युत। यानी इसको इंग्लिश में लिखा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो
हाइड्रो का मतलब पानी होता है ना। तो जल विद्युत क्या आता है, जल विद्युत। अब इसमें और कौन कौन से आएंगे, तो और इसमें आएगा दोस्तों ईंधन आधारित जो खनिज है, जैसे कोयला है, कोयला, प्राकृतिक गैस, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, क्या, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ठीक है। और इसको सिंपल भाषा में कहना चाहूं तो मैं यूं कह सकता हूं, सिंपल भाषा में अगर बात की जाए तो यूं यूं कह सकता हूं, ताप विद्युत, क्या, ताप विद्युत। ताप विद्युत जो होती है दोस्तों, इसमें जो है आपका कोयला, प्राकृतिक गैस, यानी ये आपके ईंधन आधारित खनिज जो है ये काम आते हैं ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। इनको जलाया जाता है, इनसे ऊष्मा उत्पन्न की जाती है पानी को गर्म करने के लिए। पानी जैसे गर्म गर्म होता है तो भाप बनती है, और भाप से क्या है, टरबाइन घुमाया जाता है जिससे विद्युत का उत्पादन होता है, यानी ताप विद्युत, ताप विद्युत। तो यहां पर दोस्तों ध्यान देने योग्य बात क्या है, एक आपको याद रखना है जल विद्युत, एक आपका क्या याद रखना है, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ठीक बात, ओके सर। यहां पर जो मुख्य इंपोर्टेंट है वो मैं पहले से लगा देता हूं, ये जल विद्युत याद रखना, ये आगे जाके कंफ्यूज करेगा आपको, जल विद्युत, ठीक है। यहां आइए आप, यहां अगर बात की जाए गैर परंपरागत में, गैर परंपरागत में, तो इसमें अर्थ की अगर बात की जाए, गैर परंपरागत, तो गैर की अगर बात करें तो यहां पर क्या है, ये नवीन विधि पर आधारित है, मतलब इनमें क्या है, ये नवीन विधि पर बेस्ड है, और इनमें अभी भी क्या है, उत्पादन की प्रक्रिया विकासशील है, उत्पादन की प्रक्रिया जो है वो विकासशील है, उत्पादन की प्रक्रिया जो है, उत्पादन की प्रक्रिया विकासशील है। आप कहोगे कि सर समझे नहीं, तो इसमें जो है फॉर एग्जांपल की अगर बात करें कौन कौन से ऊर्जा स्रोत आएंगे तो उससे आप समझ जाओगे। जैसे मैं कह दूं कि सौर ऊर्जा, क्या कह दूं, सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा इसी का उदाहरण है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में दोस्तों क्या हमने इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें बना ली है कि जिसमें मतलब क्या है, जिसका अंत हो गया है, बस क्या इतनी इतनी बड़ी बढ़ेगी, मैं बाद में बड़ी बड़ी को नहीं, नहीं दोस्तों, अभी हम इसमें काम कर रहे हैं, अभी इसमें काम कर रहे हैं। जैसे पवन ऊर्जा, क्या आपने पवन पवन चक्कियां सबसे जितनी बड़ी होती है उतनी बना ली, क्या उससे आगे की संभावना कोई है, नहीं, बिल्कुल है, और भी ज्यादा टेक्निक उसमें आ सकती है, ठीक है। तो बात करेंगे सौर ऊर्जा, उसके बाद में बात कर लो पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों बायोगैस, क्या बात करेंगे, बायोगैस, फिर बात करेंगे बायोमास, 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 साथ साथ क्वालिटी चेक करते रहो, बायोमास क्या हो गया, बायोमास हो जाएगा। फिर अगर बात करें तो आपका भूतापीय ऊर्जा, क्या हो जाएगी, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जो पृथ्वी के नीचे जो ऊर्जा होती है, भूतापीय ऊर्जा। उसके बाद में अगर बात की जाए तो इसमें आप याद रख सकते हो क्या, ज्वारीय ऊर्जा, क्या याद रख लो, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। अब आप कहोगे कि सर ज्वारीय ऊर्जा कौन सी होगी, तो ध्यान देना, ज्वारीय ऊर्जा वो ऊर्जा होती है ना, समुद्र में आपने नाम सुना होगा, ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा, उससे क्या होती है, विद्युत बनती है, उससे क्या बनती है, विद्युत, सही तो है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बीच बीच में चेक कर लिया करो, ठीक है। तो बात करेंगे दोस्तों क्या, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। और इसमें ध्यान देना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परमाणु ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है, परमाणु ऊर्जा किस में आता है, तो ध्यान देना, इसको मैं लगा देता हूं स्टार, परमाणु ऊर्जा ध्यान रखना है। इधर आपको ध्यान रखना है जल विद्युत, इधर रखना है परमाणु ऊर्जा, विद्युत क्या, अब बात करेंगे दोस्तों, ये मामला कंप्लीट हो गया। यहां पर की पॉइंट क्या है, तो दोस्तों की पॉइंट याद रखो, यहां पर गैर परंपरागत में की पॉइंट क्या है, उत्पादन की प्रक्रिया अभी भी विकासशील, मतलब टू बी कंटिन्यू, और यहां पर दे डन 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 विकसित हो चुकी है, अब कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें कौन कौन से आएंगे, तो इसमें ईंधन आधारित खनिज आएंगे, जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है, यानी ताप विद्युत कह सकते हो आप, और इसमें जल विद्युत, ध्यान रखना, क्या, जल विद्युत। आगे बढ़ेंगे, नंबर दो, नंबर दो, तो नंबर दो की अगर बात की जाए तो नंबर दो भी आएगा संभावना के आधार पर, पॉसिबिलिटी, संभावना के आधार पर, संभावना के आधार पर स्रोत। तो संभावना के आधार पर बात करें तो इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें एक तो आएगा आपका नव्यकरणीय, क्या आएगा, नव्यकरणीय, नव्यकरणीय ऊर्जा स्रोत, और एक आएगा दोस्तों आपका अनव्यकरणीय, क्या आएगा, अनव्यकरणीय, ठीक, ओके। अब समझो इसको, नव्यकरणीय का मतलब क्या हो गया, इसमें जो चक्र है, मतलब क्या है, चक्कर मतलब साइकिल जो है वो चलता रहता है,
साइकिल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, पुनर्चक्रण संभव है। क्या है? पुनर्चक्रण संभव है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? अर्थ यानी इसमें क्या है? पुनर्चक्रण संभव है, पुनर्चक्रण संभव। अभी आप समझ जाओगे, मैं उदाहरण दूंगा तो। पुनर्चक्रण संभव है, ठीक है, यानी इसमें साइकिल चलता रहता है, इसमें साइकिल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अब यहां पर दोस्तों क्या है, साथ के साथ इसका कंपैरिजन करो, यहां इसका अर्थ क्या होगा, तब मामला क्लियर हो जाएगा। यहां पर क्या है दोस्तों कि एक मानव जीवन में, एक मानव जीवन में, मानव जीवन में जो पुनर्चक्रण है, यानी मैं यूं कह दूं रिसाइकल, क्या? रिसाइकल संभव नहीं है, संभव नहीं। समझे बात को? यानी यहां पर वे ऊर्जा स्रोत आएंगे जिनका एक मानव जीवन में क्या है, रिसाइकल संभव नहीं है या रिसाइकल नहीं होते हैं। जैसे मैं लिख दूं कोयला, यहां पर मैं लिख दूं कोयला, बिल्कुल सही बात है। क्यों सर? क्योंकि कोयला जो है वो एक मानव जीवन में कभी कोयले का निर्माण नहीं होता। कोयले बनने में हजार करोड़ों साल लगते हैं। कितने? हजारों करोड़ों साल लगते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, कोयला है आपका। जैसे आपका मैं लिख दूं प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, जैसे मैं लिख दूं परमाणु ऊर्जा, ये सारे इसी में आएंगे, ये सारे आपके इसी में आएंगे। और ध्यान देना, जहां पर क्या है पुनर्चक्रण संभव है, पुनर्चक्रण संभव है, वो किस में आएंगे? नव्यकरणीय में। ठीक बात है, यहां तक मामला समझ में आ गया। तो यहां पर अब लिखेंगे उदाहरण, अब लिख दो उदाहरण। अब यहां पर उदाहरण अगर लिखना चाहो ना तो पीछे आओ एक बार। यहां पर मैंने गैर परंपरागत लिखा, गैर परंपरागत में जितने भी उदाहरण थे वो सारे आपके कहां आ जाएंगे? वो सारे आपके नव्यकरणीय में आ जाएंगे। परमाणु ऊर्जा को छोड़ के, परमाणु ऊर्जा को छोड़ दो, बाकी सारे इसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो लिखो भी। सबसे पहले अगर बात करें नव्यकरणीय में तो इसमें लिख दो सौर ऊर्जा। क्या लिखेंगे? सौर ऊर्जा। यानी सौर ऊर्जा का मतलब ये हो गया कि तावड़ा आज भी पड़ता है, तावड़ा कल भी पड़ेगा, तावड़ा परसों भी पड़ेगा। मतलब सूर्य देवता आज भी आए हैं, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, नरसों भी आएंगे, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। जब तक क्या है पृथ्वी का अस्तित्व मौजूद है तब तक सूर्य भगवान में मौजूद है। इसका मतलब जो है वो सूरज से जो लाइट बनती है, सूरज से जो लाइट बनती है वो हम जो है वो भविष्य में बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। यानी पुनर्चक्रण संभव है, सौर ऊर्जा। उसके बाद में दोस्तों बात करें पवन ऊर्जा, हवा आज भी चलती है, हवा आज भी चलती है तो दोस्तों कल भी चलेगी। उसके बाद में दोस्तों बात करें बायोमास, बायोमास का मतलब हो गया कचरे से विद्युत उत्पन्न बनाना, कचरे से। बायोमास संयंत्र, राजस्थान का पहला बायोमास संयंत्र लगा था पदमपुरा। पदमपुरा कहां पड़ता है? गंगानगर में। पदमपुरा कहां है? गंगानगर में। तो ध्यान देना, सबसे पहले क्या है? बायोमास, कचरे से लाइट बनाना, कचरे से विद्युत बनाना। तो कचरा दोस्तों हम जो है वो आज भी कचरा फैलाते हैं, कल भी कचरा फैलाएंगे, कचरा तो फैलाते रहेंगे। उसके बाद में दोस्तों बात करें बायोगैस, क्या? बायोगैस, जैसे गोबर गैस वगैरह नाम सुना होगा आपने, हाँ गोबर गैस। तो भैंस आज भी गोबर करेगी, कल भी गोबर करेगी, परसों भी करेगी, नरसों भी करेगी, जितना मतलब क्या है गोबर का बठलिया भरना है भर लो। बात करेंगे बायोगैस, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस। अगर मैं बात करूं आपके इधर वाले सारे चेपड़े, आपको इधर वाले सारे चेप दो। भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा को छोड़ दिया ना, बस परमाणु ऊर्जा को बख्श दो। यानी भूतापीय ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। और फिर इसमें लिख सकते हो आप ज्वारीय ऊर्जा, क्या? ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार भाटा आता ही रहता है, कल भी आएगा, परसों भी आएगा भाई साहब। ज्वारीय ऊर्जा कोई रोक नहीं सकता उसे। उसके बाद में अगर बात करें तो यहां पर दोस्तों परमाणु ऊर्जा नहीं आएगी, बार बार कह रहा हूं, और यही प्रश्न आता है। तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा की जगह क्या लिख दें? परमाणु ऊर्जा की जगह लिख दो जल विद्युत। क्या लिख दो? जल विद्युत। जो आपकी जल विद्युत यहां थी, जल विद्युत यहां थी इधर, वो आपको यहां लिखनी है। बस इतना ही चेंज करना है, बस इतना ही चेंज करना है। जल विद्युत यहां आएगी और इसको लगाओ स्टार, इसको लगाओ स्टार, क्योंकि यही कंफ्यूज करेगी, यही आपको कंफ्यूज करेगी। ठीक, आगे बढ़ो। अब बात करेंगे यहां पर, तो यहां तो बहुत सिंपल है, जो बच गए वो सारे इसी में आ जाएंगे, जो बच गए वो सारे किस में आएंगे? अनव्यकरणीय में। अनव्यकरणीय का मतलब हो गया जो एक मानव जीवन में जिनका क्या है रिसाइकल संभव नहीं है। तो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर मैं क्या लिखूं? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कोयला, बिल्कुल सही बात है। कोयला बनने में क्या है करोड़ों साल लगते हैं दोस्तों। यही कहानी है प्राकृतिक गैस की, के प्राकृतिक गैस, कभी हम मरेंगे फिर हम दबेंगे, ठीक है, फिर दबेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? हम हमारा वैसे तो तेल ही निकलेगा और वैसे हमारा कोयला भी बनेगा। क्या बनेगा? कोयला बनेगा। उसके बाद में कोयला, प्राकृतिक गैस, और अगर बात करो आप तो लिख दो पेट्रोलियम, क्या? पेट्रोलियम खनिज तेल है ना, खनिज तेल। और आप लिख दो क्या? परमाणु ऊर्जा। क्या लिख दो? परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। फिर भी अगर नहीं समझे, फिर भी अगर नहीं समझे तो इस चीज को ऐसे समझ लो, इस चीज को ऐसे समझ लो, खनिज आधारित,
ये जो मैंने चारों लिखे हैं दोस्तों, चारों खनिज हैं, चारों ही क्या है, खनिज है। तो खनिज आधारित किस में आएंगे, अनव्यकरणीय में। खनिज आधारित किस में आएंगे, अनव्यकरणीय में। यहां पर खनिज नहीं है, सौर ऊर्जा कोई खनिज थोड़ी है, पवन ऊर्जा कोई खनिज थोड़ी है, ये खनिज थोड़ी है, ये खनिज नहीं है दोस्तों। यहां पर क्या है, खनिज है सारे। तो खनिज बेस्ड किस में आएंगे, अनव्यकरणीय में, और बच गए जो किस में आएंगे, नव्यकरणीय में। ये थोड़ा मामला क्लियर हो गया क्या, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब बात करेंगे दोस्तों, क्या हमने बात कर लिया यहां तक, ऊर्जा के स्रोत हमने पढ़ लिए, यानी ऊर्जा संसाधन के दो स्रोत है वो दो प्रकार से बांटे हमने, एक तो उत्पादन के आधार पर, एक हमने बांटा संभावना के आधार पर, ठीक है। एक हमने बताया परंपरागत, एक हमने बताया गैर परंपरागत, एक हमने बात करी दोस्तों क्या, नव्यकरणीय, एक अनव्यकरणीय। बात समझ में आ गई। अब हम कुछ संस्थाओं की बात करते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा रेडा, रेडा का नाम सुना है, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, ठीक है। तो राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों रेडा, रेडा, क्या कहते हैं, रेडा। सही है, हाँ चल रहा है ना, हाँ, इसको कहते हैं रेडा। रेडा का मतलब क्या हुआ कि राजस्थान, रेडा का इंग्लिश में क्या कहते हैं, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसको क्या कहते हैं कि राजस्थान, मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं, राजस्थान एनर्जी, एनर्जी डेवलपमेंट ये लिख दियो, इंग्लिश में दिक्कत आज का भी रे, डेवलप डीईवी जो भी है समझ जाइए थे, डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1985, ठीक है, 1985। एक आपको यह रखना है रेडा, कई बार इसकी स्थापना पूछ लेता है, इसलिए बता दी मैंने कि रेडा की स्थापना कब हुई, 85 में। और 10 साल बाद, 10 साल बाद स्थापना हुई थी आरएसपीसीएल, आरएसपीसीएल, यानी 10 साल बाद किसकी स्थापना हुई थी, आरएसपीसीएल, राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन, पावर कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लिमिटेड। और इसकी स्थापना हुई थी 10 साल बाद, 10 साल बाद बोले तो 1995, 1995, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर बात, मामला समझ में आ गया, दो संस्थाएं आपको समझ में आई, अच्छे से समझ में आ गई ना, ओके। अब बात करेंगे दोस्तों, इन दोनों को मिला दिया गया 2002 में, दोनों को मिला दिया गया 2002 में, बात को समझ रहे हो, 2002 में दोनों को मिला दिया और नाम रखा गया दोस्तों राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। क्या रखा गया, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा। देखो क्या, नोट, नोट, इन दोनों को, इन दोनों को अगस्त 2002 में, अगस्त 2002 में, अगस्त 2002 में मिला दिया गया, मिला दिया गया। और अब किसकी स्थापना की गई, और स्थापना की गई दोस्तों राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न बनता है यहां से कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई, तो कब की गई दोस्तों, 2002 को, 2002 को, 2002 को दोनों को मिला दिया। दोनों कौन, एक तो आपका रेडा, एक आपका आरएसपीसीएल, आरएसपीसीएल जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, दोनों को मिलाकर क्या नाम दिया, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। अब दोस्तों ध्यान देना, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो है ये क्या काम करता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य रखा गया था कि आपके जो गैर परंपरागत संसाधन है उनको बढ़ावा देना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इधर आइए, गैर परंपरागत, गैर परंपरागत जो आपके क्या है संसाधन है उनको बढ़ावा देना, मतलब सौर ऊर्जा, मतलब क्या है, सूर्य मतलब लाइट बनाओ, सूरज लाइट बनाओ, ठीक है,
उसके बाद में कहा कि पवन पवन ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो, और क्या कहा, बायोगैस, बायोमास, कहने का मतलब ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इनको क्या है अपने मानव जीवन में आप ज्यादा से ज्यादा लेकर आइए। ठीक है, ओके। तो बात करेंगे यहाँ पर उद्देश्य, तो ये जो है अक्षय ऊर्जा निगम, इसका उद्देश्य क्या रखा गया, तो इसका उद्देश्य रखा गया था, इसका उद्देश्य था दोस्तों क्या, कि गैर परंपरागत, क्या था, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देना। और वर्तमान में आप देख ही पा रहे हो कि सौर ऊर्जा जो है वो कितना मतलब ज्यादा हो गया है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना। राजस्थान जो सरकार और केंद्र सरकार जो है वो आपको सब्सिडी भी देती है, आप सौर प्लेट खरीदिए, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देना। ठीक है, और आप जितनी मतलब क्या है कि लाइट का प्रोडक्शन करोगे, सूर्य सौर प्लेट जितनी बड़ी लगाओगे, ठीक है, जितनी बड़ी लगाओगे, फिर दोस्तों ध्यान देना, जितनी आपके क्या है विद्युत की खपत होती है घर पे उतनी तो ठीक है, लेकिन जो यूनिट बचती है फिर वो आप जो है वो राज्य सरकार को मतलब सरकार को वापस बेच भी सकते हो, उसके बदले में आपको मतलब पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। दोस्तों ध्यान देना, यहां तक आज तक हम क्या है, आज तक हम बिजली के बिल भरते आए हैं, और यहां पर क्या है कि आप जो है वो सरकार से बिल ले सकते हो, पैसे मिल सकते हैं आपको। तो ध्यान देना, यहां पर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन को बढ़ावा देना, ठीक बात है। और आप लोग देखते ही हो लगभग क्या है हर गांव में, हर शहर में क्या है, धीरे धीरे क्या है, हर घर में आपको छत पर क्या मिलेगी, सौर प्लेट, क्या मिलेगी, सौर प्लेट मिलेगी दोस्तों, क्योंकि राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार क्या है वहां पर क्या है आपको सब्सिडी प्रदान करती है। ओके, मामला समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब एक बोर्ड और लिख लेना, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड। राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1957, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड। ठीक है, और ये लिख देता हूं RSEB, मतलब राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, विद्युत बोर्ड, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, मतलब क्या हुआ, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1957, 1 जुलाई 1957, 1 जुलाई 1957। अगर कोई संस्था में से पर्सन आएगा तो यहीं से आएगा, और ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पता है क्या है, ये बस ये याद रखना, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। इतनी बात समझ में आ गई कि राजस्थान है अक्षय ऊर्जा निगम, क्लियर। एक बार पानी पी लेता हूं भी, रुकना। हाँ तो बात करते हैं हम, ठीक है क्या, हाँ ठीक है। देखो, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताता हूं, राजस्थान अक्षय ऊर्जा जो निगम है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, RREC, मतलब क्या हुआ, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन। राजस्थान रिन्यूएबल मतलब क्या है, रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ, अक्षय ऊर्जा, मतलब जो दोबारा मतलब क्या है रिसाइकल होता है जिसका, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन, RREC। आगे बढ़ते हैं, RREC, ये लो। अब कुछ आएंगे डाटा, तो आपको धैर्य बनाए रखना है, आराम से देखना है। अब डाटा याद करेंगे जो आपकी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा आई है लेटेस्ट 2024-25, तो उसके हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो विद्युत मतलब क्या है कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता जो है, ये इसके डाटा मतलब दोस्तों बदलते रहते हैं, बदलते ही रहते हैं। सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है, पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो ये प्रश्न जो है वो बार बार चेंज होते हैं, और एग्जामिनर यहाँ पर क्या है आपको डेफिनेट प्रश्न पूछता है। एक आपको याद रखनी पड़ेगी कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता, एक आपको ज्यादा याद रखना पड़ेगा सौर ऊर्जा, एक पवन ऊर्जा, एक क्या है पवन ऊर्जा आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें और अगर मैं गहराई में जाना चाहूं तो आपको एक याद रखना पड़ेगा परमाणु, क्या याद रखना पड़ेगा, परमाणु ऊर्जा, क्या, परमाणु ऊर्जा। ठीक बात, तो यानी एक तो आपको टोटल याद रखना पड़ेगा, टोटल अपनी क्या है कितनी अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, फिर आपको याद रखना पड़ेगा सौर ऊर्जा, फिर आपको पवन ऊर्जा, और फिर आपको परमाणु ऊर्जा। तो चार चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, हालांकि हम पढ़ेंगे डिटेल से। देखिए, हम बात करें कि थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, स्वतंत्रता के समय यानी जब हम आजाद हुए थे उस समय राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी थी, तो हमारी कितनी थी, बहुत ही कम, 13.27 मेगावाट। कितनी थी, 13.27 मेगावाट। ठीक बात है, तो हम बात करते हैं स्वतंत्रता के समय। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो बात करते हैं दोस्तों स्वतंत्रता के समय। स्वतंत्रता के समय
राजस्थान की, 1 मिनट रुकना भी, 1 मिनट। हाँ, स्वतंत्रता के समय राजस्थान की कुल अधिस्थापित क्षमता तो 13.27 कितनी थी? 13.27 मेगावाट, मेगा, ठीक है, मेगावाट, याद रखना। और अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट, जो नेक्स्ट हम बात करने वाले वो क्या करेंगे, ये तो कोई खास नहीं है, याद रख लेना, वैसे काम चल जाएगा। अब जो बताने वाला हूं वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो। यानी हम लेटेस्ट बात करें दिसंबर 2024 तक, 24 तक कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता, कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है दोस्तों? ध्यान रखना 26,325, मोटा मोटी तो यही याद रखना है 26,325, लेकिन आगे भी है दशमलव, 26,325.17 या 19, हाँ 19 मेगावाट, कितनी है? 19 मेगावाट, समझ में आ गई बात? मेगावाट। यानी आपको याद क्या रखना है? 26,325, 26,325, 26,325। राजस्थान की दिसंबर 2024 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो 26,325, याद रखना 26,325, दशमलव छोड़ो, ठीक है, इतना याद रख लियो। अब बात करांगा आप के सौर ऊर्जा के, सारा डाटा का कद है दिसंबर 2024, लेटेस्ट है बिल्कुल। सौर ऊर्जा क्षमता, सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है अपनी? 54 और पॉइंट में भी है 54 82.66 मेगावाट, मेगावाट, ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर बात करेंगे पवन ऊर्जा, क्या बात करेंगे? पवन ऊर्जा क्षमता, तो अपनी पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो ध्यान रखना 4414.12, क्या है? 12। अब आप ये कहोगे कि सर आपने रट्टा मार रखा है, हमें पता है, कोई बात नहीं है। अब ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। इस चीज को थोड़ा सा याद करते हुए चलते हैं एक बार के लिए। देखो सबसे पहले हमने बात क्या करी है? सबसे पहले हमने बात करी है कि राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता आपसे पूछे तो कितनी बतानी है? 26,325, 26,325, ठीक है। सौर ऊर्जा कितनी बतानी है? 5482। उसके बाद में पवन ऊर्जा कितनी बतानी है? 4414, ठीक बात है। अब देखो दोस्तों मजेदार बात क्या है, यहां पर थोड़ा सा याद करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले याद कीजिए पवन ऊर्जा को। किसको याद करेंगे? पवन ऊर्जा। तो मैंने लिखा पवन ऊर्जा, मैं लिखता हूं पवन। तो पवन जब मैं लिखता हूं ना, तो पवन लिखता हूं तो सबसे पहले मैं चौका ही लिखूंगा। पवन जब मैं बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? 4। ये देखो पवन, क्या लिख दिया मैंने? पवन लिख दिया। तो याद रखना पवन जो है, पवन शब्द जैसे लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे दोस्तों? 4। क्या लिखोगे? 4 ही लिखोगे आप। तो देखो 4 से शुरू हो रहा है, 4 4 1 4, ठीक है, याद हो गया। तो पवन कितनी है आपकी? तो यहां से मैंने ट्रिक निकाल दी है, पवन में ये जो 4 बैठा ना, 4, इससे 4 बना दो, 4 बन जाएगा अपने आप। अब बात करेंगे कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है। तो देखो दिसंबर 2024 तक है, दिसंबर 2024 तक है। तो यहां लाइए इसको, दिसंबर 2024, ठीक है, 24 लिख दिया। अब आइए इधर, इधर क्या लिखा हुआ है? 26,325, 26,325। सर यहां क्या ट्रिक है? देखो ट्रिक ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप उत्तर के नजदीक पहुंच जाओगे, इतना मैं वादा करता हूं। देखो दिसंबर 2024, आपको बाकायदा एग्जाम में लाइन आएगी, लाइन टू लाइन याद आएगी। ऐसे बोला जाएगा कि राजस्थान की दिसंबर 2024 तक कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है। तो याद रखना 24 जैसे आए, 24 जैसे ही आए तो इसमें ध्यान देना 24, तो यहां पीछे वाले से शुरू करना। ये 24, 24 के बाद में क्या है? 25, और यहां पर क्या है? 26, यहां पर क्या है? 26। देखो आंकड़ा देखो बिल्कुल एकदम मिलता जुलता है। 24, 24 के इधर आओ 25, फिर आओ 26, यानी 24 25, 25 के बाद 26। तो शुरू कहां से करना है? 26 से। 26,325, 26,325। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये लो आगे आइए। आगे अगर बात करें, अब हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर राज्य की स्वयं की परियोजनाओं में जो बात करें तो वो अपनी क्या है? राज्य की स्वयं की परियोजनाएं। बात करते हैं राज्य की
स्वयं की परियोजनाएं मेगावाट में, किसमें, मेगावाट में, परियोजनाओं में, ठीक है। और ये कब तक का है, 2024-25, आर्थिक समीक्षा 2024-25, ठीक है। ये भी दिसंबर, क्या है, दिसंबर ही लगा लो इसमें, दिसंबर 2024-25। तो राज्य की स्वयं की मतलब क्या हो गया, RVUNL, मतलब राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, RVUNL, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। समझ में आ गई बात। तो ये है राज्य की स्वयं की, राज्य की स्वयं की। अब यहां पर ध्यान देना, राज्य की स्वयं की अगर बात करें मेगावाट में, दिसंबर 2024-25 तक अगर बात की जाए, तापीय विद्युत क्या है, सबसे पहले बात करेंगे तापीय। तो तापीय कितनी है, 78-30 मेगावाट, ठीक है, मेगावाट। फिर बात करेंगे जल विद्युत, हाइड्रो, जल विद्युत, जल विद्युत में बात करो 10-17.19 मेगावाट। अब पॉइंटों में मत जाना आप, सीधा याद रखना 10-17, 10-17। अब बात करें दोस्तों गैस, तो गैस है पूरी 600, क्या है, 600.50, ठीक है। अब इनका टोटल कर दो, इनका टोटल करो, इनका टोटल होगा दोस्तों 94-47.79 मेगावाट, 94-47.79 मेगावाट। यहां पर आप उलझ जाओगे, इतना याद मत रखना, बस आपको सिंपल क्या याद रखना है, ज्यादा याद रखो तो इसमें तापीय याद रख लो, तापीय कितना है, 78-30, तापीय कितना, 78-30, तापीय कितना, 78-30, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट आगे जैसे बढ़ेंगे तो बात करते हैं दोस्तों अपन केंद्र सरकार की जो परियोजनाएं हैं मेगावाट में, दिसंबर 2024-25 तक, वहां पर क्या हाल है देखो। केंद्रीय केंद्रीय परियोजनाएं, परियोजनाएं केंद्रीय परियोजना मेगावाट में, और कब तक, तो बात करेंगे दोस्तों दिसंबर 2024-25, ठीक बात है। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले क्या, तापीय, सबसे पहले बात करेंगे तापीय। तो इसमें आएगा शायद 19, और 19 का उल्टा क्या हो जाएगा, 16.37 पॉइंट चलेगा, याद नहीं रहेगा तब भी चलेगा, याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पॉइंटों में याद मत रखना, मत रखना। 19 का उल्टा 16। अब बात करेंगे तापीय के बाद में जल विद्युत, क्या बात करने वाले हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत 740.66 मेगावाट, एक बात है। उसके बाद में अगर बात करें परमाणु, ये इंपॉर्टेंट है भाई, परमाणु 456.74, इसका तो पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको मैं लगा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, परमाणु वाला इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं टोटल, तो टोटल करेंगे तो इसमें आएगा आपका 31 का उल्टा 13.77, मैं तो रट्टा मार रहा क्या हूँ, 31 का उल्टा क्या हो जाएगा, 13.77, ठीक है। जैसे हमने यहाँ बात की थी 19 का उल्टा क्या है, 16, ठीक है, ऐसे ही 31 का उल्टा 13, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों क्या, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये हमने बात कर ली केंद्र सरकार की। अब बात करते हैं RREC, मतलब राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, और आती है दोस्तों बात RSMML, यानी अगर बात की जाए तो RREC, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, कोमा RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, ठीक है। ये एक मतलब क्या है, अपना विभाग है, खनिज विभाग, खान एवं खनिज निगम लिमिटेड, ठीक है। और निजी क्षेत्र क्या है, निजी क्षेत्र एवं आपका क्या है दोस्तों, निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, ठीक है। कई निजी क्षेत्र की कंपनियां मिला रही है, ठीक है, हाँ जी, अंबानी है, अडानी है, तो एवं निजी क्षेत्र पवन, पवन बायोमास और सौर ऊर्जा,
सौर ऊर्जा का परियोजनाएं, सौर ऊर्जा परियोजनाएं, ठीक है, मेगावाट में, मेगावाट। और ये भी कब दोस्तों, दिसंबर है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यहां पर अगर बात करें सबसे पहले क्या आएगा इसमें, तो बात करते हैं दोस्तों सौर ऊर्जा। क्या? सौर ऊर्जा। अब देखो इधर आओ, पर कहा, पीछे आओ। सौर ऊर्जा हमने याद करी थी शुरू में, देखो 5482.66, तो वही तो लिखना है, कुछ नहीं लिखना नया, तो लिख दो 5482.66 मेगावाट, ठीक है। फिर बात करेंगे दोस्तों पवन ऊर्जा, किसकी बात करने वाले हैं, पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा भी हमने पहले पढ़ ली, तो मैंने याद भी करवाया था, पवन यानी 4 से शुरू होगा, 4414.12 मेगावाट, ठीक है। फिर बात करेंगे बायोमास, बायोमास, बायोमास दोस्तों आएगा 124.82, कमी है 124.82। फिर आएगा आपका तापीय और जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो ये है दोस्तों आपका 37 42 मेगावाट, मेगावाट। अब दोस्तों बात आती है टोटल की, क्या बात आती है, टोटल। देखो अब इसमें टोटल क्या करना है, इसका योग ही करना है, इसका क्या करना है, योग। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आप लिख दो 13763, इतना तो मुझे याद है, 13763 मेगावाट, और दशमलव में भी और है तो जोड़ दो 0.63, हाँ सही है 63, ठीक है, बात समझ में आ गई। 66, ओपन, चलो जो भी है मामला ये बैठेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब बात करें, अब दोस्तों बात करें, अब बात क्या करने वाले हैं, अब इन सबको जोड़ दो, यानी इसको जोड़ दो, एक तो आपका ये है, ये जो मामला है ये, और एक जोड़ दो दोस्तों आप ये टोटल योग, ठीक है, और एक जोड़ दो आप क्या, ये। अब इन सबको जोड़ोगे ना तो टोटल दोस्तों आपका आएगा उतना ही जितना मैंने आपको बताया था, 26,325.19 मेगावाट, यानी टोटल कितना आएगा, जो हम पहले बात कर चुके हैं टोटल की, ये देखो हमने यहां पर बात कर ली है, कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, 26,325। ये जो डाटा है दोस्तों, ये जो आपका डाटा है, ये अगर सारों को जोड़ोगे ना तो इतना ही बैठेगा, ठीक है। अगर यहां पर बात करूं मैं कि कुल योग, तो कुल योग कितना आएगा, तो कुल योग आएगा दोस्तों 26,325.19 मेगावाट। याद रखना पड़ेगा, ये तो याद रखना ही पड़ेगा हर हालत में, आप अपना नाम भूल जाओ कोई दिक्कत को नहीं मन, लेकिन वो याद रखना पड़ेगा। इसको मैंने लगा दिया 3 स्टार। ज्यादा पर्सन आने की संभावना क्या है दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये शुरू वाली स्लाइड, ये स्लाइड याद रखना कि राजस्थान में स्वतंत्रता के समय, ठीक है, याद रहे तो बढ़िया बात है। उसके बाद में दिसंबर 2024 तक कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है, 26, देखो 24 24 25 25 26, यानी 26,325। उसके बाद में सौर ऊर्जा कितनी है, 5482। उसके बाद में पवन को याद करने का तरीका मैंने बता दिया कि पवन को लिखते हैं तो सबसे पहले 4 ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 4। तो यहां पर 4 से शुरुआत कर दो, 4 4 और 1 4, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको तापीय विद्युत, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, तापीय कितना है 7830, तापीय कितना है 7830। उसके बाद में आगे बढ़ो, उसके बाद में यहां पर आपको परमाणु याद रखना पड़ेगा, क्या, परमाणु, और परमाणु को मैंने पहले ही स्टार लगा रखा है, परमाणु आपको याद रखना ही पड़ेगा, परमाणु, ठीक है। 456, परमाणु कितना, 456, परमाणु कितना, 456। अब फिर आइए आप, फिर मैं आपको तरीका बताता हूं याद करने का। जैसे आपने लिखा परमाणु, तो परमाणु लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, 4, तो परमाणु लिखते हैं तब भी क्या लिखोगे, 4 ही लिखोगे सबसे पहले, ये दो, ये रहा 4। तो परमाणु किससे शुरू होता है, 4 से, तो 4
5 6, 4 5 6। परमाणु बहुत आसान है, परमाणु शब्द लिखते ही आपको 4 लिखना पड़ेगा। 4 के बाद में क्या है? 5 है, 5 के बाद में क्या है? 6, तो 4 5 6, 4 5 6, ये परमाणु है। ये क्या है? परमाणु अपने आप में। चलो सिंपल डाटा है, बहुत ही आसान क्लास हमने की है और इससे आसान हो नहीं सकता। यानी मैंने आपको डाटा खूब सारे बता दिए हैं, इनको याद करने का प्रयास करना। एक दो बार जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे अगर याद करोगे तो कहानी याद हो जाएगी। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बताना क्लास का टाइम क्या हो गया सर? हाँ, अब थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार हल्का सा 1 मिनट के लिए, क्योंकि मामला थोड़ा संगीन है। ये मामला थोड़ा क्या है? संगीन मामला है। तो देखिए, हम बात करें ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण हम लोगों ने किया है उत्पादन के आधार पर, संभावना के आधार पर। उत्पादन के आधार पर अगर बात करें तो राजस्थान में एक तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत। राजस्थान की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी ले लो आप, यही वर्गीकरण आपको देखने को मिलेगा। हम बात करें परंपरागत में, तो परंपरागत का मतलब हो गया जो पुरानी पीढ़ी के अनुसार, यानी प्राचीन विधि जो है उसके आधार पर अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ईंधन आधारित खनिज याद रखना, कोयला, प्राकृतिक गैस और आपका पेट्रोलियम खनिज तेल। जल विद्युत इसमें ध्यान रखना है, हाइड्रो, हाइड्रो ध्यान रखना। उसके बाद में गैर परंपरागत में क्या आएगा दोस्तों? गैर क्या है? गैर परंपरागत में वो चीजें आएंगी जिसमें उत्पादन की प्रक्रिया अभी भी क्या है? विकासशील है। यहां पर आप सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और वेरी इंपॉर्टेंट परमाणु ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगर बात करें नव्यकरणीय, नव्यकरणीय का मतलब ये हो गया कि यानी जिनमें क्या है? आप पुनर्चक्रण संभव है, पुनर्चक्रण संभव है डे बाय डे, डे बाय डे। यहां पर क्या है? अनव्यकरणीय में क्या है कि रिसाइकल नहीं होता, रिसाइकल नहीं होता दोस्तों। जैसे यहां पर आपका खनिज याद रखना, बस खनिज, क्या खनिज? ये खनिज, खनिज है सारे। आगे बढ़ो, आगे अगर बात की, ये देखो रेडा, रेडा जो है 1985, RSPCL 1995 और राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन यानी RRREC की स्थापना कब हुई थी? सन 2002 में, 2002 में, ये याद रखना 2002। और उद्देश्य क्या है? गैर परंपरागत को बढ़ावा देना, बात खत्म। और राजस्थान जो है आपका RSEB, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है ये 1957 में आ गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और आगे मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करवा दिया है। ये डाटा ऐसे कोई याद नहीं करवाएगा। उसके बाद में आपको ये भी बता दिया मैंने, ये यहाँ पर कोई नहीं पूछता, कचरा है, बस इतना याद रखना। तापीय याद रखना, तापीय 7830, तापीय 7830, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ो, और ये चीजें मैंने आपको याद करवाने का प्रयास किया है भाई साहब। और ये रहा आपका टोटल, तो टोटल कितना है? 26325, 26325, ठीक है। क्लास बड़ी सिंपल सी क्लास है, छोटी सी क्लास है, और ऊर्जा का टॉपिक है वो हम जल्दी दूसरा डाल देंगे। और तब तक इस क्लास को आप जो है वो कंटेस्ट कीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, ठीक है भाई।